स्वागत है आप सभी का सप्ताहनी कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस में। पुनः मैं संदीप गौर, फैकल्टी ऑफ सप्ताहनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्वागत करता हूं हमारे सभी दोस्तों का, हमारे सभी मित्रों का, हमारे सभी विद्यार्थियों का। दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है और हिंदी व्याकरण पर आज हम एक लंबी चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आज मैं हिंदी साहित्य में किसी भी लेखक या कवि की रचनाएं नहीं लिखाऊंगा, डायरेक्टली हम हिंदी व्याकरण की ओर मूव करेंगे और हिंदी व्याकरण पर एक लंबी चर्चा करने वाले हैं। इसलिए पूरे सेशन को आज 1 घंटे लगातार आप देखते रहिएगा, क्योंकि आज ऐसे तथ्य आपको सुनने को मिलेंगे हिंदी व्याकरण के जो साहित्य आपने इससे पहले पढ़े होंगे। इतने बढ़िया तथ्य मैं आज आपको बताऊंगा और ऐसे तथ्य दोस्तों कई बार किताबों में जिक्र नहीं रहते हैं, जबकि अपनी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए। अब हिंदी व्याकरण में हम जिस बिंदु पर लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे वह था दोस्तों आपका शब्द। जी दोस्तों, हिंदी व्याकरण की हम बात करें तो हिंदी व्याकरण में दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह था आपके भाषा के अंग। या हमने ये कहा है कि हिंदी व्याकरण के कुल कितने अंग होते हैं दोस्तों? 3। हम पहले देख चुके इस चीज को कि हिंदी व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3। एक क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले वर्ण, फिर क्या होता दोस्तों? शब्द, और तीसरा क्या होता दोस्तों? वाक्य। तो हिंदी व्याकरण के कितने अंग माने जाते हैं? 3 अंग माने जाते हैं। या फिर इस चीज को मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि भाषा के कितने अंग होते हैं या भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं। तो भाषा के कितने अंग माने जाते हैं या व्याकरण के कितने भाग माने जाते हैं? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? 3, जिसकी चर्चा मैं अपनी पुरानी कक्षाओं में भी कर चुका हूं। क्या? वर्ण, शब्द और वाक्य। इसका मतलब ये होता है क्या कि हिंदी व्याकरण जो हम पढ़ते हैं उस हिंदी व्याकरण में चाहे कितने भी टॉपिक क्यों ना हो, चाहे रस हो, छंद हो, अलंकार हो, उपसर्ग या प्रत्यय हो, किंतु वास्तविकता यह है संपूर्ण हिंदी व्याकरण को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों? 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्या है? वर्ण, दूसरा क्या है? शब्द, और तीसरा दोस्तों क्या है? वाक्य। अब प्रीवियस क्लासेस में हम वर्ण पर भलीभांति चर्चा कर चुके हैं। अंतिम क्लास में मैंने आपको शब्द के बारे में बताया था और आज हम जिस बिंदु पर वार्ता करने वाले हैं वह है क्या दोस्तों? आपका वाक्य। अब जैसे हमने पहले कहा है कि एक वाक्य की जो संरचना होती है, वाक्य किससे मिलकर बनता है दोस्तों? शब्दों के सार्थक समूह से। जी हाँ दोस्तों, जो वाक्य होता है वह शब्दों के सार्थक समूह से मिलकर बनता है। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि शब्द किससे मिलकर बनता है? तो शब्द आपका मिलकर बनता है दोस्तों वर्णों के सार्थक समूह से मिलकर बनता है। अब चूंकि वाक्य पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो वाक्य दोस्तों किसे कहा जाता है? वाक्य की यदि परिभाषा की बात करें कि वाक्य क्या होता है, तो वाक्य को सिंपल हम कह सकते हैं क्या? वाक्य किससे मिलकर बनता है? शब्दों के सार्थक समूह। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? वाक्य कहा जाता है। अब यहाँ पर जो ध्यान देने बात यह है, या तो मैंने एक लाइन में परिभाषा कह दी कि भाई चलो ठीक है, वाक्य जो शब्द से मिलकर बनता है और शब्द किससे मिलकर बनता है? वर्णों के सार्थक समूह से मिलकर बनता है। किंतु वाक्य की जो वास्तविक परिभाषा होगी, जो परिभाषा हम हिंदी व्याकरण के अनुसार सही मानते हैं, वैसे तो यह भी सही आपका कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। किंतु पूरे उदाहरण को अच्छे से समझने के लिए वाक्य की जो मैं परिभाषा आपको बता रहा हूं वह क्या होती है क्या कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं, क्या कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं और मिलकर जो है पूरे अर्थ का बोध कराते हैं या संपूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों के समूह को क्या बोला जाता है? वाक्य। परिभाषा फिर से सुनिएगा कि जब 2 या तो आप सिंपल कह दें कि शब्दों के सार्थक समूह से बनने वाली इकाई क्या होती है? वाक्य। या फिर वास्तविक परिभाषा की हम बात करें कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, संपूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं, तो उस चीज को क्या बोला जाता है दोस्तों? वाक्य। अब यहाँ पर मैं जो चीज कह रहा हूं क्या कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद पूरे अर्थ का बोध कराते हैं या संपूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं, यह क्या चीज है? तो दोस्तों हम बात करें कि देखो, हमने बोला था कि अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं? 2, शब्द और दूसरा क्या होता है? वाक्य। शब्दों का भी अर्थ निकलता है और वाक्य का भी अर्थ निकलता है, किंतु बात यह है कि
शब्द का अर्थ जो निकलता है वह निश्चित तो होता है, किंतु हमें किसी भी शब्द से उसके संपूर्ण अर्थ का बोध नहीं होता, उसके संपूर्ण अर्थ का बोध नहीं होता या पूरे अर्थ का बोध नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि मोहन, तो आप क्या समझेंगे कि मोहन एक मैं किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, किसी लड़के की बात कर रहा हूँ, क्या मोहन से आपको संपूर्ण अर्थ का बोध हुआ क्या? नहीं। या फिर मैंने सिंपल कह दिया मोर, तो आप इससे क्या समझेंगे कर रहा हूं आप मोर से क्या किसी संपूर्ण अर्थ का बोध होगा क्या आपको? नहीं। या फिर मैंने कर दिया शेर, तो शेर से आप क्या समझेंगे कि मैं किसी जानवर की बात कर रहा हूं। यहां पर कहने का मतलब है चाहे सोहन हो, चाहे मोर हो, चाहे शेर हो, ये अपने आप में क्या है? शब्द है, किंतु शब्दों से कभी भी पूरे अर्थ का बोध नहीं होता। पूरे अर्थ का बोध किससे होता है? वाक्य से। उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा है यहाँ पर, क्या कि यहां पर मैंने लिख दिया सोहन, अगला मैंने लिख दिया यहां पर मोर, यहां पर लिख दिया मैंने शेर। तो यहां पर आप ये देखेंगे यह अपने आप में सोहन, मोर और शेर अपने आप में क्या है? शब्द है, और शब्द का अर्थ तो होता है, तो सोहन का भी अर्थ है, मोहर का भी अर्थ है और शेर का भी अर्थ है। किंतु मैं ये कह रहा हूं कि शब्द से पूरे अर्थ का बोध नहीं होता। पूरे अर्थ का बोध कौन कराता है? वाक्य। इसका मतलब है यदि सोहन जब लिखा तब शब्द था, अब सोहन का यदि पूरे अर्थ का बोध कौन कराएगा? वाक्य। यदि मैं ऐसा कह दूं क्या कि सोहन पत्र लिखता है, सोहन पत्र लिखता है, तो यहां से आपको ये बात स्पष्ट होगी कि सोहन के बारे में मैं कह रहा हूं कि सोहन किसी काम को कर रहा है, किसी क्रिया को कर रहा है, और वह क्रिया कौन सी है? लिखना। और क्या लिख रहा है? पत्र। इसका मतलब है अब सोहन पत्र लिखता है, इससे मुझे संपूर्ण अर्थ का बोध हो रहा है। इस प्रकार मोर की बात करें, यदि मैंने कह दिया कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो यहाँ पर भी अब आपको मोर के बारे में संपूर्ण अर्थ का बोध हो रहा है। इसी प्रकार मैं शेर की बात करूं कि शेर जंगल का राजा होता है, शेर जंगल का राजा होता है। तो इस प्रकार अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब मैंने सोहन लिखा था तब मुझे पूरे अर्थ का बोध नहीं हुआ, जब मैंने सिर्फ मोर की बात की तब भी मुझे पूरे अर्थ का बोध नहीं हुआ, और जब मैंने शेर की बात की तब मुझे पूरे अर्थ का बोध नहीं होगा। पूरे अर्थ का बोध कराने की शक्ति या सामर्थ्यता किसके पास होती है दोस्तों? वाक्य की। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आएगा, यदि आपसे पूछे क्या कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? क्या बोल रहा हूं कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मतलब है कौन सी इकाई है जिससे हमें किसी भी शब्द के संपूर्ण अर्थ का बोध होता है? तो वह क्या होगा दोस्तों? वाक्य। महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर जो तथ्य निकल कर आ रहा है, नोट लगाकर मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं। क्या यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इस भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य। इसका मतलब है कि शब्द का तो अर्थ होता है और वाक्य का भी अर्थ होता है, किंतु शब्द से आपको कभी भी पूरे अर्थ का बोध नहीं होता है। किसी भी शब्द के पूरे अर्थ का बोध कराने वाली इकाई का नाम क्या है दोस्तों? वाक्य। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि वाक्य की जो परिभाषा होती है क्या कि शब्दों के सार्थक समूह से बनने वाली इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? वाक्य कहलाती है। या वास्तविक परिभाषा की बात करें वाक्य की कि जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं, यहाँ पर देखेंगे सोहन पत्र लिखता है, दो से अधिक शब्द। परिभाषा क्या है वास्तविक रूप से कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और मिलने के बाद पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, संपूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं, तो ऐसी इकाई को दोस्तों क्या बोला जाता है? वाक्य कहा जाता है। इसलिए नोट लगाकर कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो किसी भी कोई भी अपने आप में पूरे अर्थ का बोध कराने वाली इकाई किसे माना जाता है दोस्तों? वाक्य को माना जाता है।
तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने देखा भाषा के तीनों अंगों पर हम चर्चा कर चुके हैं। वर्ण पर चर्चा कर चुके हैं, शब्द पर चर्चा कर चुके हैं और वाक्य पर चर्चा कर चुके हैं। अब दोस्तों वर्ण, शब्द और वाक्य, जी दोस्तों वर्ण और शब्द और वाक्य, इन तीनों अंगों से या इन तीन इकाइयों से आज मैं आपको 7 ऐसे तथ्य बताने वाला हूं जो इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ेंगे, ना ही किसी किताब में इसका जिक्र मिलता है, ना ही किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा आपको ऐसे 7 तथ्य पढ़ने को मिलेंगे। आज आपको सावधानी कोचिंग के इस मंच से 7 ऐसे तथ्य जानने को मिलेंगे जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, या फिर मैं कह सकता हूं ये 7 तथ्य आज ऐसे आपको पढ़ने को मिल रहे हैं। इतिहास में पहली बार, इससे पहले कभी आपने वह तथ्य नहीं पढ़े होंगे। अब वह तथ्य कौन कौन से हैं उस चीज को ध्यान से देखिएगा। वह तथ्य कौन कौन से जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वर्ण, शब्द और वाक्य से 7 कौन कौन से वह महत्वपूर्ण तथ्य बनने वाले हैं, बस ध्यान से आप समझिएगा। और यदि आपको आंसर हो तो कमेंट बॉक्स में ही आपका बताइएगा। चलिए अब वर्ण, शब्द और वाक्य, ये 3 इकाइयों की हम बात कर रहे हैं कि वर्ण, शब्द और वाक्य से 7 सबसे, चलिए तो हिंदी व्याकरण के में 3 अंगों की जो बात कर रहा था, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब वर्ण, शब्द और वाक्य से जो 7 सबसे महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आने वाले हैं, जिनकी मैं जिक्र कर रहा था कि ऐसे तथ्य आपको किसी भी किताब में सुनने देखने को नहीं मिलेंगे, और जो चीज किसी किताब में मेंशन नहीं हो उस तथ्य को आपको दोस्तों इस मंच से आपको सुनने देखने पढ़ने को मिलेगा। अब वर्ण, शब्द और वाक्य से 7 सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है दोस्तों, वह जानिए। जिसे सबसे पहला पॉइंट में यह लिख रहा हूं क्या, कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो पहला जो पॉइंट आपको निकल कर आ रहा है वह दोस्तों क्या है कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। इसका मतलब है वर्ण, शब्द और वाक्य में से 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यदि मौखिक रूप से आपसे कोई पूछे कि बताइए मौखिक रूप से भाषा की या व्याकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वह दोस्तों क्या होगी आपकी वर्ण। इसका आंसर क्या है दोस्तों, वर्ण। मौखिक रूप से आपसे पूछा जाएगा कि क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक रूप से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होती है दोस्तों, आपका ध्वनि। वह क्या होगी दोस्तों, आपका ध्वनि। अब दूसरा जो तथ्य आपका निकल कर आ रहा है क्या, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका जो है वह क्या है। अब आपसे यदि पूछा जाए कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, दूसरा जो तथ्य निकल कर आ रहा है वह क्या है, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो इसका भी आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हमने पहले भी कहा था कि मौखिक रूप से मतलब जब मैं किसी भी ध्वनि का उच्चारण करता हूं तो वह भाषा की कौन सी इकाई मानी जाती है दोस्तों, मौखिक रूप से, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। और जब मैं ध्वनि को एक सांकेतिक रूप दे देता हूं, एक लिखित रूप दे देता हूं, तो ध्वनि के लिखित रूप को दोस्तों क्या कहा जाता है, वर्ण। इसका मतलब है यदि आपसे पूछा जाए कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा, वर्ण आएगा। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आ रहा है वह क्या दोस्तों, तीसरा जो बिंदु जिसकी हम वार्ता कर रहे हैं, तीसरा जो पॉइंट है, यदि आपसे एग्जाम में ऐसा कह दिया जाए ना तो मौखिक रूप से गिवन है ना तो लिखित रूप से गिवन है, और सिंपल आपसे दे दिया जाए कि बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, या इसे हम कह सकते हैं अंग। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग जब ना तो आपसे मौखिक रूप से दिया हो ना तो लिखित रूप से दिया हो, तो ऐसी स्थिति में भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग क्या होगी दोस्तों, जिसे पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया है। तो ऐसी स्थिति में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा दोस्तों, वर्ण होगा। कि जब आपको ना तो दिया हो कि मौखिक रूप से पूछा जा रहा हो ना तो लिखित रूप से पूछा जा रहा हो, और ऐसी स्थिति में भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी दोस्तों, वर्ण होगी। अब ध्वनि क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने कहा है संपूर्ण हिंदी
को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो इनमें सबसे छोटा कौन? वर्ण होगा, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई आगे क्या होगा दोस्तों? वर्ण होगा। अब यहीं पर यदि सबसे छोटी इकाई हमने बोला है तो एक प्रश्न और बन सकता है क्या, कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, या भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। जब सबसे छोटी इकाई पूछेंगे तब तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? वर्ण होगा। किंतु ऐसा पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी के अलावा भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, या भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो दोस्तों हमें पता है वर्ण के बाद शब्द आता है, शब्द के बाद क्या आता है? वाक्य। इसका मतलब ये हुआ कि जो चौथा तथ्य आपके समक्ष निकल के आ रहा है, यदि आपसे पूछे कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई या भाषा का सबसे बड़ा अंग, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? वाक्य। इस प्रकार से 4 तथ्य आपके समक्ष आ चुके हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। किंतु मैंने आपको कितने तथ्य बताने का वादा किया दोस्तों? 7। अब वो 7 तथ्य कौन से? 4 आपके समक्ष आ चुके हैं। अब अगला जो तथ्य आपके पास वह क्या है? देखिए यहाँ पर 5वां जो तथ्य है, यदि आपसे पूछे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की इकाइयां, यदि आपसे पूछें कि क्या बताइए अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं या भाषा के कितने अंग होते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से कि अर्थ के आधार पर भाषा की कितने इकाइयां मानी जाती हैं या भाषा के कितने अंग होते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं या भाषा के कितने अंग होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 2। अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयां मानी जाती हैं? 2। अब अर्थ के आधार पर भाषा की 2 ही इकाइयां क्या होती हैं, तो देखिए टोटल कुल कितनी इकाइयां होती हैं? 3। किंतु हमें पता है वर्णों का अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। जैसे मैं आपसे कहूं आ, यदि मैं कहूं का, यदि मैं कहूं र, यदि मैं कहूं हा, यदि मैं कहूं द, तो बताइए इन वर्णों का कोई अर्थ निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। मतलब वर्णों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। अर्थ यदि होता है तो वह तो शब्द का होता है, अर्थ होता है तो वह किसका होता है? वाक्य का होता है। इसका मतलब है अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं दोस्तों? 2। और वह कौन कौन सी होंगी दोस्तों? शब्द और वाक्य। अर्थ के आधार पर भाषा की 2 इकाइयां होती हैं, शब्द और दूसरा क्या होगा दोस्तों? वाक्य। अगले बिंदु की बात करें, अगला जो तथ्य आपके पास आ रहे हैं 6वें नंबर पर, क्या अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब उसका इसका आंसर दोस्तों मुझे बताइएगा क्या, कि अर्थ के आधार पर यदि आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या होगी, तो उसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाएगा। तो ध्यान से देखें, अभी हमने जो कहा था 5वें और 6वें तत्व, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है? 5वें तत्व में मैंने सिर्फ इतना कहा है क्या, कि अर्थ के आधार पर भाषा की इकाइयां कितनी होती हैं, तो अर्थ किस किस का निकलता है? शब्द का और वाक्य का। अब मेरा प्रश्न यह है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, और अर्थ किसका निकल रहा है? शब्द का और वाक्य का, और इन दोनों में से सबसे छोटा कौन? क्या होगा? शब्द। इसका मतलब है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो आपको आंसर यहाँ से दोस्तों क्या मिलेगा? शब्द। इसका मतलब है शब्द ही वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसका अपना अर्थ निकलता है। तो ये आपके 6 तत्व है। अब लास्ट और अंतिम तत्व की बात करें, ये 7 तत्व की हमने बात की थी, तो 6 तत्व हो चुके हैं। 7वें तत्व की हम बात करें, और वह 7वां तत्व कौन सा है सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या भाव या भावार्थ,
जिसकी मैंने चर्चा भी की थी कुछ देर पहले। यदि आपसे पूछा जाए भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो दोस्तों अभी हमने कहा था कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कहने का मतलब है कि ऐसी कौन सी इकाई है जिसका भाव या भावार्थ अपने आप में पूर्ण होता है, अपने आप में संपूर्ण होता है। तो हमने कहा था कि वाक्य ही एकमात्र ऐसी इकाई होती है जो अपने आप में पूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि शब्द का अर्थ तो निकलता है किंतु शब्द से कभी भी पूरा अर्थ नहीं निकलता। पूरा अर्थ निकलेगा या संपूर्ण अर्थ का बोध कौन कराएगा? वाक्य। इसका मतलब है कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो आंसर आपको क्या मिलेगा दोस्तों? वाक्य। वाक्य ही वह सबसे छोटी इकाई है जो अपने आप में पूर्ण होती है, जो आपको पूरे अर्थ का या संपूर्ण अर्थ का बोध कराती है। इस प्रकार आपने देखा वर्ण, शब्द और वाक्य से 7 सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हमने बनाए हैं और ये सातों तत्व दोस्तों किसी भी किताब में आपको नहीं मिलते हैं और कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स या छात्र इन्हीं तत्वों में उलझ कर रह जाते हैं। मैंने हर एक बिंदु को सबसे बेसिक से पहले आपको पढ़ाया था, वर्ण, शब्द और वाक्य, और पढ़ाने के 7 सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपको बताया। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं सातों तथ्य, क्योंकि कई बार आपके संविदा शिक्षक के एग्जाम में, कई बार आपके लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में, कई बार आपके एमपीएसआई के एग्जाम में इस प्रकार के तथ्य कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दे दिए जाते हैं, किंतु आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो इसलिए हर एक तत्व पर मैंने गहराई से बात की है, हर एक बिंदु को इतने डीप में पढ़ा है। समय जरूर लगा है दोस्तों, किंतु हर एक तत्व को हमने काफी गहराई से समझा है। अब इस पूरी वार्ता को फिर से समझ लेते हैं क्या कि हिंदी व्याकरण के कुल कितने अंग होते हैं दोस्तों? 3। मतलब संपूर्ण हिंदी व्याकरण को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3। और वह 3 कौन कौन से हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। फिर हमने अवरोही क्रम में कहा कि वाक्य किससे मिलकर बनता है? शब्दों के सार्थक समूह से। शब्द किससे मिलकर बनता है? वर्णों के सार्थक समूह से। इतनी हम चर्चा कर चुके थे। अब इन 3 बिंदुओं से जो 7 तथ्य आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको देखिए। पहला तथ्य भी पूछे कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो यहाँ पर आंसर क्या है दोस्तों? ध्वनि या साउंड। ध्वनि का मतलब आवाज से, ये साउंड से। तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बनेगी? फिर हमें यह भी पता है क्या कि जब ध्वनि को मैं लिखित रूप दे देता हूं, मतलब जो मैं उच्चारित कर रहा हूं आ, क, म, जब इसको मैं लिखित रूप दे दूं, मतलब यहां पर जो ध्वनि मैं बोल रहा था, उच्चारित कर रहा था आ, क, द, मतलब जब इन ध्वनियों को मैं लिखित रूप दे देता हूं, सांकेतिक रूप दे देता हूं, तो वह किसमें किसमें परिवर्तित हो जाती है दोस्तों? वर्ण में। इसका मतलब यह है कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब तीसरा ये पॉइंट जो सिंपल इस प्रकार से दिया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी या अंग क्या होगा, ना तो मौखिक रूप से पूछे ना ही आपसे लिखित रूप से पूछे, तो ऐसी स्थिति में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी दोस्तों? वर्ण होगी। और वर्ण ही क्यों होगी? क्यों? क्योंकि टोटल कुल कितनी इकाइयां होती हैं? 3। और इन तीनों इकाइयों में से सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। अगला दिया है दोस्तों क्या चौथे नंबर पे कि भाषा की यदि सबसे छोटी इकाई यदि वर्ण है तो ये भी पूछ ले जाए कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी या भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होगा। तो भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है दोस्तों? वाक्य होता है। अगला तथ्य आपके पास 5वें नंबर पे क्या कि अर्थ के आधार पर भाषा की कुल कितनी इकाइयां होती हैं? अर्थ के आधार पर भाषा की कुल कितनी इकाइयां होती है? कई बार आपसे संख्या भी पूछ ली जाती है, तो संख्या कितनी होगी दोस्तों? 2। क्योंकि हमें पता है वर्णों का तो कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, अर्थ होता है तो शब्द का होता है, अर्थ होता है तो वह किसका होता है? वाक्य का होता है। अतः अर्थ के आधार पर भाषा की 2 इकाई होंगी, शब्द और वाक्य।
फिर फर्दर यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, चलिए ठीक है, अर्थ के आधार पर कितनी इकाइयां हैं? 2। अब इन 2 इकाइयों में से भी अर्थात अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो हमने भी देखा है कि अर्थ के आधार पर 2 इकाइयां होती हैं, शब्द और वाक्य, और इनमें से सबसे छोटा कौन? शब्द। अतः हम कह सकते हैं या निष्कर्ष तौर पर यह निकलता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, सबसे छोटी इकाई शब्द होती है जिसका अपना कोई अर्थ निकलता है। और लास्ट अंतिम भाव या भावार्थ की बात करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? अर्थात वह इकाई जिससे आपको संपूर्ण अर्थ का बोध होता है या पूरे अर्थ का बोध होता है, तो वह दोस्तों इकाई क्या होगी दोस्तों? वाक्य, क्योंकि वाक्य अपने आप में सार्थक होता है और यह आपको संपूर्ण अर्थ का बोध कराता है। शब्दों से कभी भी आपको संपूर्ण अर्थ का बोध नहीं होता है, इस कारण वाक्य की सबसे भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई आपकी मानी जाती। इन 7 तथ्यों को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको रफ कर रहा हूं। इन 7 बिंदुओं को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के तथ्य आपके किसी किताब में मार्केट से कितनी भी किताब खरीद के लेके आ जाइएगा, ऐसे 7 तथ्य आपको स्पष्ट तौर पर इतने बेसिक से किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, और यह तथ्य आपकी कई बार परीक्षा में आपके पूछे गए। चलिए, अब वर्ण, शब्द और वाक्य, इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह यह था क्या? हिंदी भाषा और व्याकरण का समान परिचय। जिन भी विद्यार्थियों ने मेरी हिंदी की लाइव क्लासेस देखी हैं, उन्हें इस बात का पता चल गया होगा क्या कि हिंदी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय जो कई बार आपके कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाया नहीं जाता, और हमारा आधार सबसे यही रहा है। हिंदी भाषा और व्याकरण का परिचय में मैंने समय जरूर लिया है, किंतु आपने देखा होगा इतना डीप में मैंने आपको हिंदी भाषा और व्याकरण के समान परिचय से अवगत कराया है क्या? क्योंकि हिंदी में दोस्तों हर एक तत्व एक दूसरे से कोरिलेटेड रखता है, हर एक तत्व एक दूसरे से संबंध रखता है। यदि एक बिंदु भी आपका छूट गया तो अगले बिंदु आपको समझ में नहीं आएंगे। अब हमारा जो वर्ण, शब्द और वाक्य पर चर्चा करने के बाद अब आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों वर्णमाला। क्या दोस्तों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद वह है आपका वर्णमाला। चलिए, अब टॉपिक हेडिंग डाल लीजिएगा। हमारा जो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका जो टॉपिक उसका नाम है दोस्तों वर्णमाला। टॉपिक है आपका दोस्तों वर्णमाला। अब यदि वर्णमाला के शाब्दिक अर्थ की बात करें कि सर वर्णमाला का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर माला शब्द से तो आप भली भांति परिचित है, किंतु यहाँ पर माला किसकी दोस्तों? वर्णों की। मतलब वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम को या वर्णों के एक सुव्यवस्थित रूप को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फूलों की माला में फूलों को एक क्रम से पिरोया जाता है, या मोतियों की माला में मोतियों को एक क्रम से रखा जाता है या एक क्रम से पिरोया जाता है, उसी प्रकार वर्णमाला का मतलब क्या होता है? वर्णों का एक निश्चित क्रम या वर्णों के एक सुव्यवस्थित रूप को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? वर्णमाला। एक लाइन में इसकी हम परिभाषा भी दे सकते हैं क्या कि वर्णों के व्यवस्थित या वर्णों का व्यवस्थित क्रम। तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है दोस्तों? वर्णमाला कहलाता है। अब बात आती है कि सर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? जी दोस्तों, अब बात आती है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप में से किसी को भी इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि संपूर्ण वर्णमाला को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, या फिर हम कहें वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। संपूर्ण वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? वह होगा दोस्तों 2। संपूर्ण वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात
वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होंगे। वर्ण कितने प्रकार के होंगे? तो वर्ण दोस्तों 2 प्रकार के होंगे। एक होगा दोस्तों स्वर और दूसरा क्या होगा दोस्तों? व्यंजन। तो 2 प्रकार के वर्ण होंगे। एक क्या होगा दोस्तों? स्वर होगा, दूसरा क्या होगा? व्यंजन होगा। ध्यान से हर एक बिंदु को दोस्तों समझते चलिएगा। आज मैं स्वर या व्यंजन के ऐसे तथ्य बताऊंगा, ऐसी परिभाषा बताऊंगा कि इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी। क्यों? क्योंकि परिभाषा दोस्तों कोई भी रट लेगा। परिभाषा किसी भी व्यक्ति या विद्यार्थी के द्वारा रटी जा सकती है, किंतु वास्तविक रूप में स्वर की परिभाषा क्या होगी, व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या गहराई है, उस गहराई तक मैं आपको लेकर चलूंगा कि वास्तविक में स्वर क्या होता है और वास्तव में व्यंजन क्या होता है। तो फिलहाल यदि बात करूं स्वर या व्यंजन की, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं दोस्तों। इसी स्वर को संस्कृत भाषा में अच् कहा जाता है। क्या? इसी स्वर शब्द को, इसी स्वर को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? अच् कहा जाता है। और व्यंजन को दोस्तों हल कहा जाता है। तो संस्कृत भाषा में स्वर को अच् के नाम से भी जाना जाता है और व्यंजन को हल के नाम से जाना जाता है। अब बात करें स्वर क्या होते हैं या व्यंजन क्या होते हैं। तो दोस्तों जो स्वर होते हैं वह कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर कैसे होते हैं दोस्तों? स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन कैसे होते हैं दोस्तों? स्वतंत्र नहीं होते। तो क्या कहा अभी तक मैंने कि 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर या व्यंजन। स्वर को संस्कृत भाषा में अच् कहा जाता है, व्यंजन को संस्कृत भाषा में हल कहा जाता है। फिर हमने कहा कि स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? स्वतंत्र नहीं होते। अब बात आती है सर स्वतंत्र का मतलब यहाँ पर किस चीज से है। तो जैसे दोस्तों आपको बता दें कि भारत हमारा एक स्वतंत्र देश है। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। तो क्या उसी दिन स्वर को भी स्वतंत्रता दे दी गई थी? जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर बात करें स्वर स्वतंत्र का मतलब फिर क्या हुआ। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, जब भी हम किन्हीं वर्णों को उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख से आवाज निकलने के साथ साथ हवा या वायु भी निकलती है। क्या कह रहा हूं कि जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख से आवाज या साउंड निकलने के साथ साथ हवा या वायु भी निकलती है। और उस हवा या वायु को एक नाम दिया जाता है। वह क्या दोस्तों? प्राणवायु। वह क्या दोस्तों? आपका प्राणवायु। अर्थात स्वरों को स्वतंत्र कहने का आशय यह हुआ कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा या वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है, बिना किसी अवरोध के निकलती है, बिना किसी बाधा के निकलती है या स्वतंत्रता पूर्वक निकलती है। तो ऐसे वर्णों को क्या बोला है दोस्तों? ऐसे वर्णों को क्या बोला जाता है? स्वर कहा जाता है। फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं कि जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करें, चाहे हम किसी वर्ण का उच्चारण करें, तो हमारे मुख से आवाज के साथ साथ वायु या हवा भी निकलती है। और हमारे मुख से निकलने वाली हवा या वायु को एक नाम दिया जाता है। वह क्या दोस्तों? प्राणवायु। अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे मुख से निकलने वाली हवा बिना किसी अवरोध के निकलती है, बिना किसी रुकावट के निकलती है या बिना किसी बाधा के निकलती है। अर्थात हम कह सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक हवा हमारे मुख से जब निकले तो वह वैसे वर्ण कौन से कहलाते हैं? स्वर। और यदि इसके ठीक विपरीत मैंने क्या कहा है कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते और स्वतंत्र नहीं होते, तो इससे मेरा आशय क्या होगा? इसका मेरा आशय यह हुआ कि जब हम वर्णों को उच्चारण करें और हमारे मुख से निकलने वाली वायु या हवा किसी न किसी रुकावट के साथ निकले, किसी न किसी बाधा के साथ निकले, किसी न किसी अवरोध के साथ निकले, तो जब आपकी भाषा में किसी आपकी प्राणवायु या हवा में किसी भी प्रकार की रुकावट होती है, तो ऐसे वर्णों को क्या कहा है दोस्तों? व्यंजन कहा जाता है। अब बात इतने से ही नहीं बन जाती कि व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमारे मुख से निकलने वाली हवा में रुकावट होती है, बाधा होती है, अवरोध होती है। अभी रुकावट कैसे होगी उस तथ्य को समझिए। दोस्तों हमारे मुख में जो सबसे क्रियाशील अंग होता है वह क्या होता है? हमारी जिह्वा होती है या जीभ होती है। हमारे मुख में सबसे जो क्रियाशील अंग होता है, क्रियाशील अंग कहने का मतलब है
चाहे मैं स्वर का उच्चारण करूं, चाहे मैं व्यंजन का उच्चारण करूं, सबसे ज्यादा जिस अंग का प्रयोग होता है वह क्या होती है दोस्तों? हमारी जीभ होती है। इसका मतलब ये कि जब व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है और उच्चारण करते समय हमारी मुख से निकलने वाली हवा को हमारे मुख के कुछ अवयवों से टकराकर बाहर निकलना पड़ता है, हमारे मुख के कुछ अवयवों से स्पर्श करते हुए गुजरना पड़ता है। इस कारण हम कह रहे हैं कि व्यंजनों को उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली प्राणवायु या हवा में क्या होता है दोस्तों? रुकावट होती है या बाधा होती है। तो बाधा का मतलब है मुख के अवयवों से, चाहे वे जीभ से टकराए या दंत से या कंठ से या तालु से या मूर्धा से। तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों? व्यंजन कहलाते हैं। तो ये तो वास्तविक परिभाषा की बात करें स्वर या व्यंजन की। अब वह परिभाषा जानिए जो किताबों में दी रहती है, या वह परिभाषा जानिए जो आपको समझ में आने वाली है या जो सबसे सरल मानी जाती है। ये तो मैंने आपको अंदर का तथ्य बताया है, क्योंकि यह परिभाषा किताबों में नहीं दी रहती। और परिभाषा क्या है कि स्वर को स्वतंत्र कहने का मतलब है कि जब किसी वर्णों को उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के निकले, बिना किसी बाधा के निकले, बिना किसी अवरोध के निकले, तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर। और जिन वर्णों के उच्चारण में हवा रुकावट के साथ निकलती है, अवरोध के साथ निकलती है, बाधा के साथ निकलती है, उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। अब मैं आपको सबसे सरल परिभाषा दे रहा हूं स्वर और व्यंजन की, जो किताबों में आपकी दी रहती है। क्या कि स्वर स्वतंत्र कहने का मतलब है ऐसे वर्ण जो स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारित होते हैं या जिनके उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, या जिनको उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, ऐसे वर्ण तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन की परिभाषा क्या होगी दोस्तों? कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों? व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि स्वर को स्वतंत्र कहने का मतलब है कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, जिनको बोलने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, वह क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण दोस्तों क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। संस्कृत में स्वर की परिभाषा ही दी गई है। संस्कृत में स्वर का एक सूत्र दिया जाता है क्या? कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों या वर्णों को ही क्या बोला जाता है? स्वर। यदि संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में स्वर के लिए एक सूत्र दिया जाता है क्या? स्वयं राजन्ते इति स्वरः। तो इसका मतलब ही होता है कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्णों को क्या बोला जाता है? स्वर बोला जाता है। और स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या बोला जाता है? व्यंजन बोला जाता है। अब अगले तथ्य हम बात करें स्वर के बारे में। आपकी परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए स्वरों की कुल संख्या है। ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्या कि स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, आपको ऑप्शन में कई बार दिया रहता है, ऑप्शन में 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13। तो मुझे बताइए स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा स्वरों की कुल कितनी संख्या होगी दोस्तों? 11। स्वरों की जो कुल संख्या होती है वह कितनी होगी दोस्तों? 11। तो 11 आपकी स्वरों की संख्या कहां पर होती है दोस्तों? हिंदी में। यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वह तो दोस्तों कितनी होती है आपकी? 11। और 11 स्वर कौन कौन से होंगे दोस्तों? अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये दोस्तों आपके
11 जो आपके स्वर होते हैं वह हिंदी में होते हैं। अब आपने देखा होगा कई बार दोस्तों कि जब बचपन में हम इन स्वरों को पढ़ा करते थे तो अंत में दो ध्वनि और लिखा करते थे, कौन कौन सी? अंग की और आहा की। या दोस्तों जब बचपन में आपने इन स्वर ध्वनियों को पढ़ा होगा तो किताबों में आपको अंत में ये दो ध्वनि को भी सुनने को आपको मिला होगा, कौन कौन सी? अंग और आहा को। अब कई किताबों में इन्हें शामिल कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? 13 होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। एग्जाम में आपको 11 ही लगाकर आना है। अब बात आती है कि इन दो ध्वनियों को मैं स्वर क्यों नहीं मान रहा हूं, इनके पीछे क्या कारण है, उस तथ्य को जानिए। दोस्तों इन दोनों ध्वनियों को हम स्वर नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये स्वर होते ही नहीं है। इनका जो नाम होता है वह क्या होता है दोस्तों? अयोग्य वाह। क्या दोस्तों इन दोनों ध्वनियों को क्या बोला जाता है? अयोग्य वाह। इन दोनों ध्वनियों को क्या बोला जाता है दोस्तों? अयोग्य वाह बोला जाता है। अब रटने की आवश्यकता नहीं है, रटने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। इन दोनों ध्वनियों को मैंने स्वरों में शामिल नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैंने कहा है इन दोनों ध्वनियों को क्या बोला जाता है? अयोग्य वाह बोला जाता है। और अयोग्य वाह का मतलब क्या है, उस तत्व को जानिए। दोस्तों अयोग्य वाह शब्द आपके 3 पदों का योग है। क्या दोस्तों? अयोग्य वाह आपके 3 पदों का योग है। कौन कौन सा? अ प्लस योग प्लस वाह। अयोग्य वाह आपके 3 पदों का योग है। वह कौन कौन से दोस्तों? आधन, योगधन, वाह। अब हम सभी को पता है क्या कि आ उपसर्ग का अर्थ, आ उपसर्ग का प्रयोग मैं हमेशा किस संदर्भ में करता हूं दोस्तों? नहीं के संदर्भ में करता हूं। और योग का मतलब यहां पर दोस्तों किससे है? जुड़कर। और वाह का मतलब क्या हो दोस्तों? अर्थ वहन करना। वाह का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वहन करना। इसका मतलब है अयोग्यवा का शाब्दिक मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ण जो जुड़कर अर्थ वहन नहीं करते। अयोग्यवा की परिभाषा क्या होगी शाब्दिक? ऐसे वर्ण जो जुड़कर अर्थ वहन नहीं करते वही दोस्तों क्या कहलाते हैं? अयोग्यवा कहलाते हैं। अब बात आती है सर किसके साथ जुड़कर अर्थ वहन नहीं करते? तो दोस्तों जो अयोग्यवा आपके वर्ण होते हैं ये व्यंजनों के साथ जुड़कर अर्थ वहन नहीं करते। ये किसके साथ जुड़कर अर्थ वहन नहीं करते? तो यह दोस्तों व्यंजनों के साथ जुड़कर अर्थ वहन नहीं करते। अर्थात मैं निष्कर्ष पे कह सकता हूं कि इन दोनों ध्वनियों का प्रयोग कभी भी व्यंजनों के साथ नहीं किया जाता है। इनका प्रयोग हमेशा स्वर के साथ होता है। क्या बोल रहा हूं? इन दोनों व्यंजनों, इन दोनों ध्वनियों का प्रयोग व्यंजनों और ल में री की मात्रा लगाने से क्या बन जाता है? री। इसका प्रयोग संस्कृत के धातु रूप में किया जाता है। इस प्रकार मूल भाषा में पूछे तो मूल भाषा का मतलब किससे दोस्तों? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? 13। किंतु हिंदी में दोस्तों 11 स्वर होते हैं। अंग आहा को स्वर नहीं माना जाता। अब तो स्वरों की तो हमने चर्चा कर ली कि भाई स्वर क्या होते हैं? जो स्वयं उच्चारित होते हैं, जिनको उच्चारण करने के लिए वर्णों की आवश्यकता न हो। कुल संख्या की बात करें तो संख्या कितनी होती है? 11। और ये 11 संख्या दोस्तों कहां पर होती है दोस्तों? हिंदी में। हिंदी में आपकी 11 स्वर होते हैं। वहीं संस्कृत भाषा में पूछे तो मूल भाषा में कितने स्वर होते हैं? 13। दो अन्य कौन कौन से होते हैं? तो द्री का दीर्घ रूप आपका ये होगा और एक स्वर होता है आपका लृ। इस प्रकार संस्कृत में कितने प्रकार के स्वर हो जाते हैं दोस्तों? आपका 13। अब हम बात करते हैं दोस्तों व्यंजनों की। क्या कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, स्वरों की संख्या तो 11 होती है और यदि व्यंजनों की संख्या आपसे पूछे तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर कितना हो दोस्तों आपका? 33 या 33। 33 या 33। तो हिंदी में आपके स्वर तो 11 होते हैं किंतु व्यंजन कितने हैं? तो दोस्तों आपके 33 होते हैं। अब दोस्तों स्वर और व्यंजन से ये बेसिक इंफॉर्मेशन या जानकारी आपको मिली है स्वर या व्यंजन की। अब यहाँ से 2 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। देखने में दोस्तों बहुत ही आसान है किंतु कई बार आपकी परीक्षाओं में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। वो 2 प्रश्न कौन कौन से हैं उस चीज को ध्यान समझिए। स्वर या व्यंजन से जो 2 प्रश्न आपको कई बार कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं उसको जानिए।
चलिए अब प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न आपको जो दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए वह क्या है कि एक प्रश्न आपको दे दिया गया है, का में हलंत लगा हुआ है और आपसे पूछा है यह है डैश डैश खालिस्तान है, और आपको ऑप्शन भी देकर रखे हैं यहाँ पर। क्या पहला ऑप्शन है ध्वनि, दूसरा ऑप्शन है आपका वर्ण, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों अक्षर, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों व्यंजन। तो यह दो प्रश्न दोस्तों जो मैं दे रहा हूं आपको, ये देखने में जरूर आसान है किंतु कई बार कंफ्यूजन पैदा करते हैं, किंतु आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बट उससे पहले आपको इन दोनों प्रश्नों का आंसर देना है। दूसरा प्रश्न है कि का खालिस्तान है, और यहां पर भी दोस्तों आपको चार वही ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से? ध्वनि, वर्ण, अक्षर और व्यंजन। तो ये दो प्रश्नों का दोस्तों आंसर बताइएगा। जो लोग समझते हैं हिंदी तो काफी आसान है, हिंदी तो क्या है, किसी किताब मार्केट से ले आइए और पढ़ लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि भाई एसआई में आपके 70 में 70 नंबर आ जाएंगे। किंतु दोस्तों मेरी क्लास में मैं हर एक बिंदु पर समय जरूर अधिक लेता हूं, किंतु हर एक तत्व को बारीकी से बताता हूं। इन नोट्स यदि आप पढ़कर चले जाएं तो ये दावा है मेरा आपका एमपीएसआई में 70 में से 70 नंबर लाने पर आपको कोई व्यक्ति या कोई पर्सन आपको नहीं रोक सकता। फिलहाल इन दो प्रश्नों पर हम वार्ता कर रहे हैं, मुझे इसका आंसर दीजिए। आज आपके ज्ञान की परीक्षा दोस्तों कि आपने कितनी अच्छी हिंदी मुझसे सीखी है, या हिंदी भाषा या व्याकरण या स्वर व्यंजन जितनी भी मैंने चर्चा की है। मैं आपको ध्वनि पर भी चर्चा कर चुका हूँ, अक्षर को भी डीप में बता चुका हूँ, वर्ण और व्यंजन यहाँ पर ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है चारों ऑप्शन में से जिस पर मैंने गहराई से चर्चा ना की हो। अब मुझे इन दोनों प्रश्नों का आंसर बताइए। खालिस्तान है, वर्णांतर है, यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, और दूसरे प्रश्न में का में हलंत हटाकर दिया है। इन दोनों ही क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। आज आपके ज्ञान की परीक्षा है कि आप कितना अच्छा हिंदी जानते हैं, और ये दोनों प्रश्न दोनों कई बार परीक्षा में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दिए जाते हैं, और एक एक क्वेश्चन पे दोस्तों क्या है, कंपटीशन से दोस्त 1.5 लाख या 2 लाख लोग क्या है बाहर हो जाते हैं। एक एक नंबर आपका काम का है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए इनका आंसर क्या होगा। चलिए तो पहले वाले के आंसर की बात करें कि यहाँ पे जो का के नीचे हलंत लगा हुआ है, और आपसे पूछा है का ये हल वाला रूप दोस्तों खालिस्तान होगा। ऑप्शन थे आपके पास ध्वनि, आपके पास थे अक्षर, वर्ण और व्यंजन। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, उस तत्व को जानिए, बताइए। का में हलंत लगा हुआ है, यह का में जो का जो हल वाला रूप है यह ध्वनि हो सकता है क्या? ध्वनि तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने कहा है ध्वनि तो दोस्तों भाषा की सबसे मौखिक इकाई होती है। जब आपसे कोई मौखिक रूप से प्रश्न करता है तब जाके आंसर क्या होता है, ध्वनि होता है। किंतु यहाँ पर प्रश्न मैंने कैसा दिया आपको दोस्तों, लिखित रूप से दिया है, और यदि प्रश्न लिखित रूप से है तो क्या आंसर ध्वनि हो सकता है क्या? जी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आपका ध्वनि क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। अब बात आती है क्या कि क्या यह अक्षर होगा? तो दोस्तों बताइए का ये हल वाला रूप क्या अक्षर होगा क्या? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या अक्षर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको अक्षर पढ़ाया था तब एक बात कही थी कि जितने भी स्वर होते हैं सारे के सारे जो स्वर होते हैं वह वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं, किंतु एक व्यंजन अक्षर तभी बनता है जब उसमें किसका समावेश हो दोस्तों, स्वर का। क्या कह रहा हूं, एक अक्षर एक वर्ण अक्षर तभी बनता है जब वह किससे मिलकर बनता है, स्वर से। और यहाँ पर आप देखेंगे का आपका स्वर रहित है, का में हलंत है, इसका मतलब है इसमें स्वर नहीं है, क्योंकि हमने कहा भी आपका दोस्तों नहीं हो सकता। अब बात करें कि अक्षर नहीं होगा, अगला ऑप्शन क्या दोस्तों, वर्ण, और अगला ऑप्शन क्या दोस्तों, व्यंजन। तो बताइए क्या यह व्यंजन होगा क्या?
जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी मैंने कहा है व्यंजन की परिभाषा क्या होती है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले या स्वर की सहायता से लिखे जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों, व्यंजन कहलाते हैं। पुनः आप देखेंगे इसका में स्वर नहीं है, इस कारण यह दोस्तों क्या होगा, व्यंजन भी नहीं होगा। इसका मतलब है यहाँ का जो का हल वाला रूप है यह दोस्तों क्या कहलाएगा, वर्ण। तो यहाँ पर वर्ण इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर। जिन लोगों ने भी इसका वर्ण आंसर सही दिया है इज द राइट आंसर। का हल वाला रूप यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, वर्ण होगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर लेकर चलें, क्योंकि ये तो थोड़ा और डिफिकल्ट है आपके लिए। अब डिफिकल्ट भी क्यों है उसकी गहराई को समझिए, या फिर जिन लोगों ने अच्छे से समझा होगा उनके लिए तो ये आसान होगा। अब का से मैंने हलंत हटा दिया और आपसे बोल रहा हूं कि अब ये क्या है, तो अगेन आप देखेंगे क्या ध्वनि हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि मैंने प्रश्न आपको लिखित रूप से दिया है। ध्वनि तो भाषा की मौखिक ही होती है, इसका मतलब है यहाँ पर ध्वनि आपका आंसर नहीं हो सकता। अब बात करें कि क्या यह अक्षर हो सकता है, क्या यह वर्ण हो सकता है, क्या यह आपका व्यंजन हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस स्थिति में आपका जो का जब हलंत रूप हो तो ऐसी स्थिति में वैसे तो आंसर इसका अक्षर भी सही होगा, वैसे तो इसका आंसर व्यंजन भी सही होगा, और वैसे तो आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, वर्ण भी सही होगा। मतलब वर्ण भी इसका आंसर सही है, अक्षर भी सही है, व्यंजन भी सही है। किंतु जब इस प्रकार की परिस्थिति आ जाती है तो सबसे निकटतम आंसर कौन सा होगा, सबसे निकटतम आंसर या सबसे एक ऐसा आंसर जो इसके सबसे करीब हो, तो वह क्या होगा दोस्तों, व्यंजन। क्योंकि हमने कहा था कि व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं। इस का वर्ण में दोस्तों यदि मैं इसके स्वर रहित करूं तो आपको कौन सा स्वर मिलेगा दोस्तों, आ। क्योंकि हमें पता है प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर छिपा होता है, और अ स्वर छिपे होने के कारण इसमें स्वर का समावेश है, इस कारण हमारा आंसर दोस्तों क्या होगा, व्यंजन। तो जिन लोगों ने इसका आंसर व्यंजन लगाया है इज द राइट आंसर, क्योंकि वैसे तो इसका आंसर दोस्तों अक्षर भी सही है और वर्ण भी सही है, किंतु सबसे निकटतम इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर आप सबसे निकटतम उत्तर की ओर चलिए। तो सबसे निकटतम उत्तर क्या होगा दोस्तों, व्यंजन। अब यह व्यंजन सबसे निकटतम उत्तर क्यों है, उस तथ्य को दोस्तों गहराई से समझिए। क्या कि मैंने व्यंजन को सबसे निकट क्यों माना है, उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या कि यदि आपको किसी ने दे दिया हिमालय, एक शब्द आपको दे दिया गया है हिमालय, और आपसे बोला गया है कि भाई हिमालय में कौन सी संधि है, आपसे पूछा गया है हिमालय में कौन सी संधि है, ठीक है ना। अब ऑप्शन पहले देखिए फिर आंसर दीजिए दोस्तों, हिमालय में कौन सी संधि है, और चार ऑप्शन आपको दे दिए गए। क्या, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, चौथा दीर्घ संधि। अब मुझे बताइए इन चारों ऑप्शन में से हिमालय शब्द में दोस्तों कौन सी संधि होगी, क्या स्वर संधि होगी, क्या व्यंजन संधि होगी, या विसर्ग संधि होगी, या दीर्घ संधि होगी। तो यहाँ पर भी वही कंफ्यूजन होगी जो कंफ्यूजन हमें यहाँ पर हुई थी। क्या कि क्या वैसे अक्षर भी है, व्यंजन भी और वर्ण भी है, किंतु सबसे निकटतम आंसर व्यंजन है। और व्यंजन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर किसका समावेश है, स्वर है, और हमें पता है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण अपने आप में क्या बन जाते हैं दोस्तों, व्यंजन बोलते हैं, बोले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हिमालय शब्द में आप बात करें, देखो व्यंजन तो हो नहीं सकता और विसर्ग आपका हो नहीं सकता। हिमालय शब्द में संधि कौन सी दोस्तों, स्वर संधि भी है और कौन सी है, दीर्घ संधि भी है। किंतु सबसे निकटतम की बात करूं कि स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। उन 5 रूपों में से एक रूप आपको ऑप्शन में दिया गया है, वह क्या है दोस्तों, दीर्घ। तो दीर्घ संधि में आपके यहाँ पर इसका संधि विच्छेद क्या होगा, हिमधन आलय, हिमधन आलय। तो यहाँ पर म में आप देखेंगे क्या है, आ है, और यहाँ पर दोस्तों क्या है, आ है। तो आ प्लस आ मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घ आ बन जाएगा। तो हिमधन आलय बराबर दोस्तों बड़ा क्या बन जाएगा, हिमालय। इसका मतलब है स्वर संधि भी आंसर सही था, किंतु सबसे निकटतम की बात करें तो स्वर संधि में भी यह कौन सी संधि का उदाहरण है दोस्तों, आपके दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज आप सोचें कि
एग्जामिनर ने या परीक्षा जिसने पेपर बनाया है उसने क्वेश्चन ही गलत दे दिया। ये दोनों ही प्रश्न आपके बिल्कुल सही हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि या तो हमें ज्ञान कम है या फिर हमने जिन किताबों से पढ़ा है उनमें पूर्ण तरीका या पूर्ण तरीके से आपको समझाया नहीं गया है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि इन दोनों का आंसर यहाँ पर वर्ण ही क्यों होगा और यहाँ पर व्यंजन ही क्यों होगा। अब दोस्तों कुछ तथ्य आपको स्वर या व्यंजन से जो समझते हैं वो ध्यान देंगे। अब स्वर या व्यंजन से, जी दोस्तों अभी मैंने स्वर और व्यंजन की परिभाषा बताई थी। अब स्वर और व्यंजन से जो कुछ तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं वह क्या है जानिए। पहला आपको तथ्य याद रखना है दोस्तों स्वर या व्यंजन से क्या, कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में दोस्तों कौन सा स्वर छिपा होता है, आ। ये आपको बेसिक सा पता है क्या, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर छिपा होता है। प्रत्येक स्वर के उच्चारण में दोस्तों आ स्वर छिपा होता है। दूसरा तथ्य आपको स्वर या व्यंजन से जो याद रखना है, यदि आपसे एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए क्या कि स्वर और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, स्वर और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, यदि आपसे पूछ लिया जाए स्वर और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए स्वर और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होगी। तो हमने अभी देखा था स्वर कितने होते हैं दोस्तों 11, व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों आपके 33। इस प्रकार 11 और 33 आंसर कितना होगा दोस्तों 44 या 44। जब संयुक्त रूप से पूछे एग्जाम में कि बताइए स्वर या व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आंसर दोस्तों क्या आएगा 44। और इस 44 में से 11 क्या होते हैं दोस्तों आपके स्वर होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं आपके 33 होते हैं। तो दोनों का संयुक्त रूप से पूछे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों आपका 44 होगा। और तीसरा जो तथ्य आपको याद रखना है वह क्या है कि संस्कृत भाषा में स्वर को क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। यह भी कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। संस्कृत भाषा में स्वर को अच कहा जाता है और व्यंजन को क्या कहा जाता है दोस्तों, हल कहा जाता है। यह भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि स्वर को संस्कृत भाषा में अच कहा जाता है और व्यंजन को दोस्तों क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। अब लास्ट या जो महत्वपूर्ण पॉइंट है चौथे नंबर पे वह क्या है कि प्रत्येक स्वर व व्यंजन अपने आप में वर्ण होता है। प्रत्येक स्वर व व्यंजन अपने आप में वर्ण होता है, किंतु प्रत्येक वर्ण स्वर या व्यंजन नहीं होता। अभी चौथी जो तथ्य आपको दिया गया दोस्तों, इस तथ्य को ध्यान से देखिए, बाकी तीन तो आपको क्लियर होंगे। चौथा तथ्य मैंने लिखा है कि जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी व्यंजन होते हैं, वो तो अपने आप में दोस्तों क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। जो दो प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे क वाले, उसका आंसर कहीं ना कहीं यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या कि जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी व्यंजन होते हैं, सबसे पहले ये अपने आप में क्या होते हैं दोस्तों, वर्ण होते हैं। फिर हमने कह दिया किंतु प्रत्येक वर्ण स्वर या व्यंजन नहीं होता, मतलब प्रत्येक वर्ण यदि स्वर है तो व्यंजन नहीं होगा और व्यंजन है तो क्या नहीं होगा दोस्तों, स्वर नहीं होगा। जैसे उदाहरण से समझे इस चीज को, क्या इस चीज को उदाहरण से समझा जाए कि हमने कहा था कि जो
वर्ण होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब चौथे वाले तत्व को उदाहरण के माध्यम से समझिए। क्या? जैसे यहाँ पर दोस्तों मैंने आपसे एक स्वर लिखा है दोस्तों आ, एक व्यंजन लिख दिया दोस्तों का। अब मुझे बताइए यहाँ पर आ अपने आप में क्या है? स्वर है। यहाँ पर आ अपने आप में क्या दोस्तों? स्वर है। और स्वर होने के साथ साथ यह क्या है दोस्तों? वर्ण भी है। इसी प्रकार बात करूं क की, तो क अपने आप में पहले क्या है? व्यंजन है। और व्यंजन होने के साथ साथ यह क्या है दोस्तों? आपका वर्ण। इसलिए मैंने कहा था क्या कि प्रत्येक स्वर या व्यंजन अपने आप में क्या होता है? वर्ण होता है। जिस प्रकार से आपको उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि प्रत्येक जो स्वर होता है अपने आप में वर्ण होता है, इस प्रकार प्रत्येक व्यंजन अपने आप में क्या होता है? वर्ण होता है। किंतु इसके अपोजिट बात करूं क्या कि यदि यहाँ पर अब मैं अपोजिट बोलूं कि आ अपने आप में पहले क्या है? वर्ण है। आ अपने आप में क्या है? वर्ण है। और वर्ण होने के साथ साथ क्या है? स्वर है। अब यदि आ स्वर है तो व्यंजन हो सकता है क्या? नहीं। इसी प्रकार क की बात करूं तो क अपने आप में क्या है? वर्ण है। और वर्ण होने के साथ साथ यह क्या है? व्यंजन है। और यदि का व्यंजन है तो स्वर हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए हमने उल्टा लिख के रखा है। किंतु प्रत्येक वर्ण आपका स्वर या व्यंजन नहीं हो सकता। मतलब यदि स्वर है तो व्यंजन नहीं होगा, और व्यंजन है तो दोस्तों क्या है? स्वर नहीं होगा। इस प्रकार से ये 4 तत्व आपको स्वर और व्यंजनों से आपको दोस्तों याद रखना है। चलिए अगले उसकी तत्व की ओर चलें। तो अभी हमने दोस्तों वर्णमाला में देखे कि वर्णमाला में 2 प्रकार के आपके वर्ण होते हैं, स्वर या व्यंजन। स्वर और व्यंजन की हमने परिभाषा देखी, और स्वर और व्यंजन से हर एक बिंदु को हमने गहराई से डिस्कस किया है। अब बात आती है क्या कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? वर्णमाला वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो दोस्तों वर्णमाला की हम बात करें कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? 52। जी हाँ दोस्तों, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? आपका 52। अब 52 जो आपके वर्ण होते हैं वह क्या क्या होंगे? तो दोस्तों वह जानिए। हमें पता है स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 11। वही बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? आपके 33। अगला बात करें संयुक्त व्यंजन। अगला हम बात करें संयुक्त व्यंजन। बताइए दोस्तों संयुक्त व्यंजनों की संख्या क्या होती है? संयुक्त व्यंजनों का मतलब है जिनकी संरचना 2 वर्णों से होती है, वह दोस्तों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? आपके 4, जिसमें आपको पता होगा छत्री का होता है, त्रा होता है, ज्ञानी का होता है, होता है। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? आपके 4 होते हैं। अगला हम बात करें द्विगुण व्यंजन। अगला हम बात करें द्विगुण व्यंजन। तो व्यंजनों से तो दोस्तों हमने स्वर और व्यंजन से जुड़े कुछ तथ्य आपके देखे। अब इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।